हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। आज इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का पार्ट 2 देखने वाले हैं। पार्ट 1 में हम लोगों ने कुछ सवालों को कवर किया हुआ था। आज हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ये हमारे एनसीईआरटी सीरीज का 27th चैप्टर है, लेकिन बायो का ये 11th चैप्टर है और इस चैप्टर में हम लोग टोटल 200 MCQs कवर करेंगे। ये चैप्टर में पढ़ना होता है क्लास 9th और 11th में। 9th में बहुत ही कम दे रखा है, 11th में डिटेल में दे रखा है। एनसीईआरटी सीरीज का हर एक वीडियो हर उस एग्जामिनेशन के लिए यूजफुल है जिसमें भी जनरल साइंस पूछे जाते हैं। तो अगर आप किसी भी ऐसे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जनरल साइंस पूछे जाएंगे तो एनसीईआरटी सीरीज का हर एक चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर का पार्ट 1 देखने के लिए या फिर एनसीईआरटी सीरीज के अंदर मैंने जितने भी चैप्टर्स अब तक करवाए हैं उन सभी को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ। आपको एनसीईआरटी नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगा, सारे ही चैप्टर्स आपको मिल जाएंगे। एनसीईआरटी सीरीज का ये 27th चैप्टर है। 25th चैप्टर तक मैंने एनसीईआरटी सीरीज में 2400 से भी ऊपर सवाल करवाए हैं और वो सभी सवाल आपको एक PDF में मिल जाएगा। अगर आप बाई करना चाहते हैं तो हमारे इस ई बुक्स स्टोर पर जा सकते हो। साथ में 2018 और 2019 में रेलवे की एग्जामिनेशन में जो जनरल साइंस के सवाल पूछे गए आप उन सभी को प्राप्त कर सकते हो, उन सभी को बाई कर सकते हो हमारे इस ई बुक्स स्टोर से। 2019 में SSC ने जो भी एग्जाम लिए हैं उन सब में जो जनरल साइंस पूछे गए हैं, सामान्य ज्ञान पूछे गए हैं, उन सब का भी आप PDF प्राप्त कर सकते हो, बाई कर सकते हो हमारे इस ई बुक्स स्टोर पे। तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर इसे आप गूगल में सर्च मारो, आप हमारे स्टोर पर पहुंच जाओगे। हमारा यूनिट चल रहा है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, जिसमें हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर लिया हुआ है द लिविंग वर्ल्ड यानी कि सजीव जगत। ये वाला चैप्टर हमारा ऑलरेडी समाप्त हो चुका है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हमारा चल रहा है जिसमें कि पार्ट 1 हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर लिया हुआ है। इस पूरे चैप्टर को हम लोग 5 पार्ट्स में कवर करेंगे। पार्ट 1 ऑलरेडी हो चुका है। पार्ट 2 में हम लोग आज किंगडम मोनेडा के ऊपर सवाल देखेंगे जिसमें हम आर्के बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा के ऊपर सवालों को देखेंगे। किंगडम मोनेडा हमारा पार्ट 3 भी होगा और पार्ट 4 में किंगडम प्रोटिस्टा और फंजाई को कवर करेंगे और मैंने यहाँ पार्ट 5 में बदलाव किया है। पार्ट 1 में मैंने यहाँ कुछ और लिखा हुआ था। पार्ट 5 में हम लोग वायरस को खत्म करेंगे यानी कि वायरस को कवर करेंगे। पार्ट 1 में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 32 तक ऑलरेडी कवर कर लिया हुआ है। आज हम लोग 33 से स्टार्ट करेंगे। तो पहला सवाल है, पृथ्वी पर सर्वाधिक संख्या में पाए जाने वाले जीव हैं। पृथ्वी पर अनेकों प्रकार के जीव पाए जाते हैं, उन सबों में सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बैक्टीरिया पृथ्वी पर सर्वाधिक संख्या में पाए जाने वाले जीव है। मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिजम्स है ऑन द अर्थ। किंगडम मोनेडा के बारे में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। किंगडम मोनेडा के बारे में पिछले पार्ट में आपने क्या देखा था कि ये यूनिसेलुलर होते हैं और प्रोकैरियोट्स होते हैं और इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती यानी कि केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक होते हैं। जो भी प्रोकैरियोटिक होते हैं उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। तो इतनी बातें तो आपको ध्यान में रखनी ही है कि ये एक कोश के होते हैं, ये प्रोकैरियोट होते हैं और इनमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है। जैसे ही पता लगा कि मोनेडा का मेंबर है, ये सारी बातें आपके दिमाग में आ जानी चाहिए। तो मोनेडा के अंदर आपको सिर्फ बैक्टीरिया ही बैक्टीरिया मिलते हैं। मोनेडा के अंदर केवल बैक्टीरिया ही बैक्टीरिया मिलते हैं। अब इन बैक्टीरिया को 2 पार्ट्स में बांट दिया गया, एक आर्के बैक्टीरिया और एक यू बैक्टीरिया। यहाँ जो आर्के वर्ड लिखा हुआ है इसका मतलब होता है एंशिएंट। एंशिएंट यानी कि प्राचीनतम। ये वो बैक्टीरिया है जो धरती पर सबसे पहले आए। आपने सुना होगा कि धरती पर जब धरती का निर्माण हुआ तो सबसे पहले इस धरती पर आए बैक्टीरिया। तो जो बैक्टीरिया धरती पर सबसे पहले आए उन्हें कहा जाता है आर्के बैक्टीरिया। तो आर्के बैक्टीरिया क्या है? ये बैक्टीरिया ही है जो धरती पर सबसे पहले आए। करोड़ों वर्ष, अरबों वर्ष तक ये बैक्टीरिया रहे, उनके बाद जाकर के अलग प्रकार के बैक्टीरिया आए यानी कि इन्हीं बैक्टीरिया में बदलाव हुआ और बना यू बैक्टीरिया। तो ये जो यू बैक्टीरिया में यू लिखा हुआ है इसका मतलब होता है ट्रू। तो यू बैक्टीरिया को हम लोग ट्रू बैक्टीरिया भी कहते हैं और ये जो यू बैक्टीरिया है इसे मॉडर्न बैक्टीरिया भी कहा जाता है और ये एंशिएंट बैक्टीरिया, ओल्डेस्ट बैक्टीरिया। तो इतनी बातें आपको समझ में आई। आर्के बैक्टीरिया धरती पर सबसे पहले आए, ये प्राचीनतम बैक्टीरिया है और यू बैक्टीरिया ये मॉडर्न बैक्टीरिया है, ट्रू बैक्टीरिया है। आर्के बैक्टीरिया के अंदर आते हैं हेलोफाइल्स, थर्मोएसिडोफाइल्स, मिथेनोजेंस। यू बैक्टीरिया के अंदर साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, परपोशी। यानी आर्के बैक्टीरिया को अगर आप छोड़ दो तो जो भी बैक्टीरिया आते हैं वो सभी यू बैक्टीरिया के ही अंदर रखे जाते हैं।
तो अब इनमें से कोई भी आ जाए, मान लो आपके सामने कभी माइकोप्लाज्मा आ जाए, तो आप समझ जाना माइकोप्लाज्मा भी बैक्टीरिया है, किंगडम मोनेरा का सदस्य है, इसलिए ये यूनिसेलुलर होगा, प्रोकैरियोटिक होगा, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है, किंगडम मोनेरा के अंदर जो भी सदस्य होंगे वो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक होंगे। प्रोकैरियोटिक जो होते हैं उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, ये आपको ध्यान में रखना है। सभी बैक्टीरिया डैश जगत के अंतर्गत आते हैं, सभी बैक्टीरिया किंगडम मोनेरा के अंदर आते हैं। तो ए हमारा राइट आंसर। मोनेरा जगत के सदस्य नहीं है, इनमें से कौन है जो मोनेरा जगत के सदस्य नहीं है, किंगडम मोनेरा के मेंबर नहीं है? आर्के बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया है, माइकोप्लाज्मा है। तो इनमें से कोई नहीं हमारा राइट आंसर। डैश अत्यंत कठिन वास स्थानों में पाए जाते हैं, इनमें से कौन है जो अत्यंत कठिन वास स्थानों में पाए जाते हैं? मोस्ट हार्श हैबिटेट्स में पाए जाते हैं। अत्यंत कठिन वास स्थान यानी ऐसा वास स्थान जहां बाकी जीवों का रहना मुश्किल है, बाकी जीव वहां पर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये जो है सर्वाइव कर पाते हैं, ये है आर्के बैक्टीरिया। आर्के बैक्टीरिया के पास ये खासियत है क्योंकि ये धरती पर सबसे पहले आए। धरती का जब निर्माण हो रहा था तब धरती बहुत ही गर्म थी, धरती का जो कंडीशन था वो सही नहीं था, रहने लायक नहीं था। वैसे कंडीशन में ये बैक्टीरिया आते हैं तो इनका अपना एक हैबिट हो चुका है उन हार्श हैबिटेट्स को झेलने का। तो ये अत्यंत कठिन वास स्थानों में पाए जाते हैं आर्के बैक्टीरिया। सेल वॉल ऑफ आर्के बैक्टीरियम इज मेड अप ऑफ, देखो यहाँ आर्के बैक्टीरियम लिखा है तो बैक्टीरियम यानी कि एक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, नंबर में एक। तो ये आर्के बैक्टीरिया का सिंगुलर है। तो जो सेल वॉल है, कोशिका भित्ति है आर्के बैक्टीरिया की, वो किससे बनी होती है? कोशिका भित्ति आर्के बैक्टीरिया की बनी होती है प्रोटीन से, ठीक है, प्रोटीन युक्त कोशिका भित्ति होती है आदि जीवाणु के पास। देखो किंगडम मोनेरा के अंदर जो ऑर्गेनिज्म है यानी जो बैक्टीरिया है, तो मैक्सिमम बैक्टीरिया के पास सेल वॉल होती है और ये पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। ज्यादातर बैक्टीरिया के पास जो सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। आर्के बैक्टीरिया के केस में खास करके आपको ध्यान में रखना है कि ये प्रोटीन की बनी होती है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है आर्के बैक्टीरिया के रिगार्डिंग। तो ये धरती पर सबसे पहले आए, बिल्कुल सही है। ये प्राचीनतम बैक्टीरिया है, बिल्कुल सही है। इन्हें प्राचीनतम जीवित जीवाश्म भी कहा जाता है। प्राचीनतम जीवाश्म तो होना ही है क्योंकि ये धरती पर सबसे पहले आए, तो इनका जो जीवाश्म होगा वो सबसे प्राचीनतम होगा क्योंकि धरती पर सबसे पहले आए और क्योंकि ये आज के डेट में भी पाए जाते हैं इसलिए ये लिविंग भी है। तो एंशिएंट लिविंग फॉसिल्स इन्हें कहा जाता है आर्के बैक्टीरिया को। ये आधुनिक बैक्टीरिया है तो ये गलत हो जाएगा। आधुनिक बैक्टीरिया हम लोग यू बैक्टीरिया को बोलते हैं। आर्के बैक्टीरिया में हम लोगों ने जाना कि ये धरती पर सबसे पहले आए, ये प्राचीनतम जीवाणु है। अब देखो आर्के बैक्टीरिया के अंदर पहला टाइप है हेलोफाइल्स। तो जो आर्के बैक्टीरिया अत्यंत लवणीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज में पाए जाते हैं, जहां नमक का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है वहां पर पाए जाते हैं, उन्हें कहा जाता है हेलोफाइल्स। उसके बाद है थर्मो एसिडोफाइल्स। थर्मो का मतलब टेम्परेचर से संबंधित, एसिडो यानी कि एसिड से संबंधित। तो ये जो आर्के बैक्टीरिया है ऐसे क्षेत्र में पाए जाते हैं, ऐसे जगहों पे पाए जाते हैं जहां पर हाई टेम्परेचर होता है, हाई एसिडिक नेचर होता है, तापमान भी ज्यादा और अम्लीय प्रकृति भी ज्यादा। तो इन बैक्टीरिया को कहा जाता है थर्मो एसिडोफाइल्स। जैसे कि गर्म झरने, यहाँ पर टेम्परेचर भी हाई होता है और एसिडिक नेचर भी हाई होता है, तो हॉट स्प्रिंग्स में ये थर्मो एसिडोफाइल्स पाए जाते हैं। देखो आप लोग जानते हो कि हाई टेम्परेचर पर बैक्टीरिया मर जाते हैं, लेकिन ये जो आर्के बैक्टीरिया है ये 80 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर को भी ये झेल लेता है। साथ में पीएच, आप जानते हो कि अम्लीय माध्यम में बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, लेकिन ये पीएच 2 तक के माध्यम को भी झेल लेता है। तो बहुत ही ज्यादा हार्श हैबिटेट्स में भी ये अपने आप को जिंदा रख लेता है। उसके बाद है मिथेनोजेंस ये वो आर्के बैक्टीरिया है जो मीथेन का उत्पादन करते हैं, ठीक है, मीथेन गैस का उत्पादन करते हैं, इसीलिए इसे मिथेनोजेंस कहा जाता है। और ये आपको मार्शी एरियाज में मिल जाएगा, दलदली क्षेत्रों में मिल जाएगा। हेलोफाइल्स आर्के बैक्टीरिया कहां पर पाए जाते हैं? तो हेलोफाइल्स आर्के बैक्टीरिया ये एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज में पाए जाते हैं। मीथेन गैस उत्पादन करने वाले आद्य जीवाणु है यानी कि आर्के बैक्टीरिया है मिथेनोजेंस। डैश अनेक रूमिनेंट पशुओं के आंत में पाए जाते हैं। जो जानवर जुगाली करते हैं उन्हीं को रूमिनेंट पशु कहा जाता है। तो जो जानवर जुगाली करते हैं उनके आंत में, उनके गट्स में पाया जाता है मिथेनोजेंस, ठीक है। मिथेनोजेंस ये आपको मिल जाएगा रूमिनेंट पशुओं के आंत में। आपको पता होगा कि गोबर से मीथेन गैस का प्रोडक्शन किया जाता है ना।
मीथेन गैस का प्रोडक्शन किया जाता है गोबर से। तो ये गोबर में मीथेन गैस आया कहाँ से? ये आया मिथेनोजेंस के कारण, क्योंकि गोबर ये तो वेस्ट मटेरियल है, जो रूमिनेंट एनिमल्स होते हैं उनका ये वेस्ट मटेरियल है गोबर, और इन एनिमल्स के अंदर मिथेनोजेंस होते हैं जो कि मीथेन का उत्पादन करते हैं। तो गोबर में मीथेन आया मिथेनोजेंस आर्के बैक्टीरिया के कारण। तो ये जो मिथेनोजेंस होते हैं ये आज के डेट में रूमिनेंट पशुओं के आंत में पाए जाते हैं। और मीथेन गैस जो कि बायोगैस का मेन कंपोनेंट है, जैव गैस का मेन कंपोनेंट है मीथेन गैस, और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड होता है। कौन सा जीव पृथ्वी पर सबसे पहले आया? ये आया बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु। और जो बैक्टीरिया पृथ्वी पर सबसे पहले आया उसे क्या कहा गया? आर्के बैक्टीरिया। तो आपको विकल्प में आर्के बैक्टीरिया दिख जाए तो ठीक है, वरना बैक्टीरिया दिख जाए तो यही आंसर हमारा हो जाएगा। इनमें से कौन एक यू बैक्टीरिया का एग्जाम्पल नहीं है? साइनोबैक्टीरिया है, हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया है यानी कि परपोषी जीवाणु, और माइकोप्लाज्मा है। आर्के बैक्टीरिया नहीं हो जाएगा। आर्के बैक्टीरिया को अगर आप छोड़ दो तो बाकी जो भी बैक्टीरिया आते हैं, जो भी टाइप्स आते हैं बैक्टीरिया के, वो सारे के सारे यू बैक्टीरिया के ही अंदर रखे जाते हैं। तो यू बैक्टीरिया को ही ट्रू बैक्टीरिया कहा जाता है यानी कि सत्य जीवाणु कहा जाता है। इसके अंदर साइनोबैक्टीरिया है, माइकोप्लाज्मा है, परपोषी बैक्टीरिया है। किस जीव को पादप जगत का जोकर कहा जाता है? इनमें से किसे जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम कहा जाता है? ये कहा जाता है माइकोप्लाज्मा को। देखो, पहले सारे ही बैक्टीरिया को प्लांट किंगडम के अंदर रखा गया था। स्टार्टिंग में सारे ही बैक्टीरिया को प्लांट किंगडम के अंदर ही डाला गया था, क्योंकि उनके पास सेल वॉल थे। बैक्टीरिया के पास सेल वॉल होते हैं, जैसे आपने अभी देखा आर्के बैक्टीरिया के पास प्रोटीन से बनी हुई सेल वॉल। बाकी जो भी बैक्टीरिया है उन सब में पेप्टिडोग्लाइकन की सेल वॉल होती है। तो सेल वॉल होने के कारण इन सबको प्लांट किंगडम में डाला गया था, और माइकोप्लाज्मा के पास तो सेल वॉल था ही नहीं, तो इसीलिए इसे जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम कहा जाता था। लेकिन बाद में सारे बैक्टीरिया को मोनेरा किंगडम के अंदर डाला गया। तो यहां पर हमारा आंसर माइकोप्लाज्मा हो जाएगा। माइकोप्लाज्मा की कोशिका भित्ति बनी होती है प्रोटीन से बनी हुई कोशिका भित्ति है आर्के बैक्टीरिया के पास, माइकोप्लाज्मा के पास कोशिका भित्ति नहीं होती है। डी हमारा राइट आंसर है। ध्यान में रखना कि माइकोप्लाज्मा जो कि हमारे मोनेरा किंगडम का मेंबर है, उसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। मैक्सिमम बैक्टीरिया के पास कोशिका भित्ति पाई जाती है, लेकिन माइकोप्लाज्मा के पास कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। यह माइकोप्लाज्मा का संरचना है। यहां आप देख लो, ये लिपोप्रोटीन मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल नहीं है। उसके बाद आपको राइबोसोम मिलेगा, यहाँ डीएनए मिल जाएगा और आरएनए भी मिल जाएगा। बस यही सब है और कुछ नहीं होता। डैश सबसे छोटी जीवित कोशिका है। डैश इज द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल। अब आपसे सिर्फ इतना पूछे सबसे छोटी कोशिका, या फिर पूछ दे सबसे छोटी जीवित कोशिका, आंसर एक ही आएगा और वो है माइकोप्लाज्मा। ठीक है, माइकोप्लाज्मा किंगडम मोनेरा का सदस्य है, तो ये यूनिसेलुलर होगा। तो आपसे पूछ दे सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन है, या फिर बोल दे सबसे छोटी जीव कौन है, क्योंकि ये यूनिसेलुलर है लेकिन अपने आप में ये एक जीव है। ये भले ही एक सेल वाला है, एक कोशिकी है, लेकिन अपने आप में एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म है। तो आपसे सबसे छोटी जीवित कोशिका पूछ दे, या फिर सिंपली पूछ दे सबसे छोटी कोशिका, या फिर बोल दे सबसे छोटी जीव, आंसर आएगा माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा ये बैक्टीरिया है और किंगडम मोनेरा का मेंबर है। पृथ्वी पर मौजूद सूक्ष्मतम सजीव कौन है? यानी कि इस धरती पे सबसे सूक्ष्मतम जीव कौन है? आपसे सजीव बोल दे या फिर जीव बोल दे, आंसर आएगा बैक्टीरिया। बैक्टीरिया ये प्लूरल वर्ड है, बैक्टीरियम सिंगुलर वर्ड है, तो आंसर हमारा बी आ जाएगा। अब आप में से बहुत सारे के मन में आएगा कि जो वायरस होते हैं ये बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं, लेकिन आप जानते हो वायरस को ना तो हम सजीव बोलते हैं ना ही निर्जीव बोलते हैं, इसे सजीव निर्जीव के बीच की कड़ी मानते हैं। तो वायरस को हम तो सजीव बोलते ही नहीं है और ना ही हम निर्जीव बोलते हैं, इसीलिए हमारा जो राइट आंसर होगा वो बैक्टीरिया हो जाएगा। ये सबसे सूक्ष्मतम सजीव है, यानी कि स्मॉलेस्ट लिविंग बोल दो या फिर स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म बोल दो। लेकिन आप ये बात ध्यान में रखो कि जो वायरसेस होते हैं वो बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं, लेकिन वायरस सजीव नहीं है पूरी तरह से, इसीलिए हमारा आंसर यहाँ पर बैक्टीरिया हो जाएगा। और बैक्टीरिया में भी अनेकों प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, तो सबसे सूक्ष्मतम कौन हो जाएगा? माइकोप्लाज्मा। अब ए बी सी इन स्टेटमेंट्स को कंसिडर करना है और इनमें से एक सही विकल्प को चुनना है। माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, बिल्कुल सही है।
माइकोप्लाज्मा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जीवित रह सकते हैं, ये भी सही है। माइकोप्लाज्मा ऑक्सीजन की उपस्थिति में मर जाते हैं, ये गलत हो जाएगा। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि माइकोप्लाज्मा को ऑक्सीजन मिले तो भी ठीक है, नहीं मिले तो भी ठीक है। ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन ना मिलने पर ये मर जाएंगे। तो ए और बी दोनों सही है, राइट आंसर डी। माइकोप्लाज्मा के रिगार्डिंग इनमें से एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है। तो पहला है ये अपनी आकृति बदल सकते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। इनके पास सेल वॉल नहीं होती तो ये अपनी आकृति को बदल सकते हैं। इन्हें पीपीएलओ भी कहा जाता है। पीपीएलओ का फुल फॉर्म होता है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। प्लूरोनिमोनिया, निमोनिया का जो स्टार्टिंग होता है वो पी लेटर से होता है, तो प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। प्लूरोनिमोनिया ये बीमारी है जो कि कैटल्स में हो जाती है, पशुओं में हो जाती है। तो ये जो प्लूरोनिमोनिया बीमारी है ये होता है माइकोप्लाज्मा के कारण। तो बाद में इसका नाम माइकोप्लाज्मा रखा गया। जब स्टार्टिंग में पता लगा था उन पशुओं से जिसे हो गया था प्लूरोनिमोनिया, उस समय इसे कहा जाता था प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, यानी कि ये वो ऑर्गेनिज्म है जो कि प्लूरोनिमोनिया की बीमारी उत्पन्न करता है पशुओं में। तो स्टार्टिंग में इसे पीपीएलओ ही कहा जाता था। बाद में एक वैज्ञानिक आए और उन्होंने इसका नाम रख दिया माइकोप्लाज्मा। हम लोग आगे उनका नाम देखेंगे, नोवाक नाम के साइंटिस्ट थे। पैथोजेनिक होते हैं एनिमल्स और प्लांट्स के लिए, तो ये भी सही है, यानी कि प्राणियों और पादपों में ये रोगजनक भी होते हैं, रोग भी उत्पन्न करते हैं, तो ये भी सही है। अगला है बिना ऑक्सीजन के ये जीवित नहीं रह सकते, तो ये गलत हो जाएगा। ऑक्सीजन मिले तो भी ठीक है, ना मिले तो भी ठीक है, ये जीवित रह लेते हैं। डी हमारा राइट आंसर। माइकोप्लाज्मा से संबंधित मैंने यहाँ पर कुछ बातें लिखी हुई है जो आप ध्यान में रख सकते हो। माइकोप्लाज्मा की खोज करी नोकार्ड एंड रॉस्क, दो वैज्ञानिक ने मिलकर के नाम रखा इसका माइकोप्लाज्मा, क्योंकि स्टार्टिंग में जब इन्होंने खोजा था उन पशुओं से जिसे हो गया था प्लूरोनिमोनिया, तब इसे कहा जाता था प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, पीपीएलओ। बाद में नोवाक नाम के वैज्ञानिक आए और कहा कि ये माइकोप्लाज्मा है। सूक्ष्मतम जीव है, ठीक है, सूक्ष्मतम जीव है और एक कोश की है, तो हम इसे सूक्ष्मतम कोशिका भी बोल सकते हैं, यानी कि स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म या फिर स्मॉलेस्ट सेल बोल दो। प्लांट किंगडम का जोकर कहा जाता है। एक कोश के प्रोकैरियोट तो होंगे ही, मोनेडा का मेंबर है, कोशिका भित्ति नहीं होती है, इसीलिए अपनी आकृति को बदल सकते हैं। ये बिना ऑक्सीजन के भी जिंदा रह लेते हैं। वैसे तो ये अपनी आकृति को बदलते रहते हैं, लेकिन कभी पूछ दे कि अंडे, तले हुए अंडे जैसे दिखाई देता है, तो ये माइकोप्लाज्मा होगा। उसके बाद ये परपोषी होते हैं, परजीवी, मृतोपजीवी, ये सारे मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। रिप्रोडक्शन करते हैं ये खंडन द्वारा, द्विखंडन द्वारा, मुकुलन द्वारा, ये सारे तरीके हैं रिप्रोडक्शन के। उसके बाद ये पैथोजेनिक होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के लिए, यानी कि पादपों और जंतुओं में रोग उत्पन्न करते हैं। इनमें डीएनए आरएनए दोनों मिल जाएगा और राइबोसोम इनमें होता है 70S टाइप का। निम्न में से किसे नील हरित शैवाल भी कहा जाता है? आपको पता होगा ब्लू ग्रीन एल्गी, ये साइनोबैक्टीरिया को कहा जाता है, तो बी हमारा राइट आंसर। साइनोबैक्टीरिया की कोशिका भित्ति डैश की बनी होती है। हम लोगों ने देखा आर्कीबैक्टीरिया की जो कोशिका भित्ति वो प्रोटीन से बनी थी। माइकोप्लाज्मा के अंदर कोशिका भित्ति नहीं है। साइनोबैक्टीरिया के अंदर कोशिका भित्ति ये पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। और सिर्फ साइनोबैक्टीरिया ही नहीं, ज़्यादातर बैक्टीरिया के अंदर जो सेल वॉल होती है वो पेप्टिडोग्लाइकन की ही बनी होती है। साइनोबैक्टीरिया में हरित पादपों की तरह डैश पाया जाता है। साइनोबैक्टीरिया के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। अब क्लोरोफिल के कई सारे फॉर्म्स होते हैं, कई सारे टाइप्स होते हैं, जैसे क्लोरोफिल ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ये सारे टाइप्स होते हैं। लेकिन साइनोबैक्टीरिया के अंदर एकमात्र टाइप होता है, वो है क्लोरोफिल ए, ठीक है। क्लोरोफिल ए एकमात्र टाइप होता है साइनोबैक्टीरिया के अंदर। साइनोबैक्टीरिया यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल, इसके अंदर क्लोरोफिल के अलावा और भी कलर पिगमेंट्स होते हैं। आप जानते हो क्लोरोफिल के कारण ये प्रकाश से भोजन को बना पाते हैं, ये तो एक क्लोरोफिल का काम है ही। साथ में ये क्लोरोफिल आप जानते हो कि ग्रीन कलर देता है। प्लांट्स के अंदर भी क्लोरोफिल पाया जाता है जो पत्तियों को हरा रंग देता है। इसी तरीके से कुछ और भी पिगमेंट्स होते हैं साइनोबैक्टीरिया के अंदर, जैसे देखो ब्लू कलर के लिए फाइकोसाइनिन होता है और रेड कलर के लिए फाइकोएरिथ्रिन होता है। यानी कोई ब्लू ग्रीन एल्गी है वो रेड दिख रहा है, ठीक है, जैसे यहाँ देखो रेड दिख रहा है, यानी कि उनके अंदर फाइकोएरिथ्रिन जो पिगमेंट है वो ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि क्लोरोफिल नहीं होगा, फाइकोसाइनिन नहीं होगा, ये सब होंगे, लेकिन ये वाला ज़्यादा होगा। अगर कोई ब्लू कलर का दिख रहा है यानी कि फाइकोसाइनिन उसमें ज़्यादा होगा, अगर ग्रीन दिख रहा है यानी कि क्लोरोफिल ए उसमें ज़्यादा होगा।
निम्न में से कौन प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी है? कौन फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स हैं? ऑटोट्रॉफ्स वो होते हैं जो अपना खाना खुद से बना लेते हैं, अपना भोजन खुद से बना लेते हैं। और फोटोसिंथेटिक कहने का मतलब ये हुआ कि ये यूज करते हैं सनलाइट को, भोजन को तैयार करने के लिए ये सनलाइट का इस्तेमाल करते हैं। तो भोजन को खुद से तैयार किया तो ऑटोट्रॉफ्स, क्योंकि सनलाइट का इस्तेमाल किया तो ये फोटोसिंथेटिक हो गया। फोटो मतलब आप समझते हो कि लाइट से एसोसिएटेड ये वर्ड होता है फोटो। तो जो भी साइनोबैक्टीरिया होते हैं वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। साइनोबैक्टीरिया के अंदर जितने भी एग्जाम्पल्स होंगे वो सारे के सारे ऑटोट्रॉफ्स होंगे, सब अपना भोजन खुद से बनाते हैं सनलाइट का इस्तेमाल करके, यानी कि सारे ही फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। नील हरित शैवाल को नीला रंग देता है। जो ब्लू कलर है, ब्लू ग्रीन एल्गी के पास, ये कौन देगा? ये देगा फाइकोसाइनिन। तो ये हमारा राइट आंसर। फाइकोएरिथ्रिन ये रेड देगा और क्लोरोफिल ये ग्रीन। साइनोबैक्टीरिया की क्लोनीज ये जनरली सराउंडेड होती है इनमें से किससे? क्लोनी का मतलब क्या होता है? क्लोनी का मतलब होता है समूह, क्लोनी का मतलब होता है झुंड। तो साइनोबैक्टीरिया जब एक साथ झुंड बनाते हैं, बहुत सारे साइनोबैक्टीरिया एक साथ समूह बनाते हैं, उसी को क्लोनी कहा जाता है। तो जब बहुत सारे साइनोबैक्टीरिया एक साथ आते हैं, इकट्ठे आते हैं, तब वो जिलेटिन पदार्थ को सिक्रीट करते हैं और उस पूरे कॉलोनी को उस जिलेटिन पदार्थ से ढक लेते हैं। यानी कि हमारा आंसर यहाँ पर जेलीनुमा आवरण जिलेटिनस शीट हो जाएगा। तो जिलेटिनस शीट से वो पूरी कॉलोनी ढक जाती है और उन सारे ही साइनोबैक्टीरिया को वो बांध करके रखती है एक साथ। फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया सिक्रीट करता है। देखो यहाँ आपको एक साइनोबैक्टीरिया दिखाया गया है जो कि एक फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया है। फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया कहने का मतलब ये हुआ कि बहुत सारे साइनोबैक्टीरिया एक साथ जुड़ करके वो एक चैन का निर्माण कर लेंगे। ये आप देख रहे हो, एक चैन का निर्माण किया हुआ है, एक फिलामेंट का निर्माण किया हुआ है। तो इसी को बोलते हैं फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया। तो ये जो फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया है ये सिक्रीट करते हैं श्लेष्मा को। ठीक है, श्लेष्मा यानी कि म्यूसिलेज होता है। ठीक है, श्लेष्मा यानी कि म्यूसिलेज होता है। ये एक गोंद के जैसा पदार्थ होता है, चिपचिपा पदार्थ होता है। तो ये इसको सिक्रीट करते हैं और अपने आप को पूरा कवर कर लेते हैं इससे। तो ये बन जाता है म्यूसिलेजिनस शीथ। ठीक है, श्लेष्मी आवरण। ये जो आवरण है ये साइनोबैक्टीरिया को ड्राई होने से बचाता है। तो अभी आपने पिछले सवाल में देखा था कि पूरे कॉलोनी को कवर कर लेता है जिलेटिनस शीथ, और फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया के केस में ये कवर हो जाता है म्यूसिलेजिनस शीथ से। साइनोबैक्टीरिया जैसे डैश पर्यावरण में उपस्थित नाइट्रोजन को स्थिर करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन आप जानते होंगे। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है? देखो, प्लांट्स को चाहिए होता है नाइट्रोजन ग्रो करने के लिए, प्लांट्स को नाइट्रोजन चाहिए, और हमारे वातावरण में तो 78% नाइट्रोजन है। प्लांट्स को तो कमी नहीं होनी चाहिए थी नाइट्रोजन की, लेकिन प्लांट्स इन 78% नाइट्रोजन को, जो कि N2 के फॉर्म में है, इनका डायरेक्ट इस्तेमाल वो नहीं कर पाएंगे। वो हमारे एटमॉस्फेयर से इन नाइट्रोजन का इस्तेमाल डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन उनको नाइट्रोजन चाहिए। तो ये जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं ये क्या करते हैं? ये इस नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रोजिनस कंपाउंड में। ये नाइट्रोजन का कोई यौगिक बना देते हैं और फिर उन यौगिक से प्लांट्स नाइट्रोजन को ले लेते हैं। तो ये जो कन्वर्जन है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का एक नाइट्रोजिनस कंपाउंड में, इसी को कहा जाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो ये साइनोबैक्टीरिया नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। तो इनमें आपको एग्जाम्पल ध्यान में रखना है, नॉस्टॉक और एनाबिना। तो डी हमारा राइट आंसर। साइनोबैक्टीरिया जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, नॉस्टॉक और एनाबिना, ये आपको पिक्चर दिखाया गया है नॉस्टॉक का। देखो, सारे ही साइनोबैक्टीरिया नाइट्रोजन को फिक्स नहीं करते हैं। केवल वही साइनोबैक्टीरिया नाइट्रोजन को फिक्स कर पाएंगे जिनमें पाए जाते हैं स्पेशल टाइप के सेल्स, हेट्रोसिस्ट। ठीक है, आप यहां देखो हेट्रोसिस्ट और एक यहां देखो हेट्रोसिस्ट। तो ये जो हेट्रोसिस्ट सेल है यहीं पर नाइट्रोजन फिक्स होता है। तो जिन साइनोबैक्टीरिया के अंदर ये हेट्रोसिस्ट पाए जाते हैं वो नाइट्रोजन को फिक्स कर पाएंगे, जिनमें नहीं पाए जाते हैं वो नाइट्रोजन को फिक्स नहीं कर पाएंगे। तो नॉस्टॉक एनाबिना के पास हेट्रोसिस्ट है तो ये नाइट्रोजन को फिक्स कर पाते हैं, और यही बात मैंने यहां पर लिखी हुई है। डैश साइनोबैक्टीरिया की वो विशिष्ट कोशिकाएं हैं जहां पर नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है, नाइट्रोजन फिक्स होता है। तो हेट्रोसिस्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नील हरित शैवाल के संदर्भ में गलत कथन चुने। नील हरित शैवाल यानी कि साइनोबैक्टीरिया आप जानते हो किंगडम मोनेडा का मेंबर है। तो यूनिसेलुलर है, प्रोकैरियोट्स है,
और देखो यहाँ लिखा हुआ है हेटेरोट्रॉप्स, तो सारे ही साइनोबैक्टीरिया ऑटोट्रॉप्स होते हैं, स्वपोषी होते हैं, अपना खाना खुद से बनाते हैं, तो ये नहीं होगा। अब यहाँ देखो मल्टी सेलुलर फिलामेंटस लिखा हुआ है। मल्टी सेलुलर फिलामेंटस कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो साइनोबैक्टीरिया है ये फिलामेंटस है, यानी कि एक चैन के जैसा साइनोबैक्टीरिया है। ये साइनोबैक्टीरिया है नॉस्टॉक। मल्टी सेलुलर क्यों कहा यहाँ पर, क्योंकि इस फिलामेंट के निर्माण में बहुत सारे साइनोबैक्टीरिया हैं, बहुत सारे साइनोबैक्टीरिया एक साथ मिल करके फिलामेंट का निर्माण किए हुए हैं। लेकिन यहाँ पर मल्टी सेलुलर, आप उस वाले मल्टी सेलुलर के साथ कंफ्यूज मत करना जिसके बारे में हम लोग कहते हैं कि ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। साइनोबैक्टीरिया यूनिसेलुलर होते हैं, या फिर मल्टी सेलुलर फिलामेंटस होते हैं, या फिर क्लोनी के रूप में होते हैं, क्लोनीज बना के रहते हैं। मान लो एक ऑर्गेनिज्म है जिसके बारे में हम बोल रहे हैं कि ये बहुकोशिकीय है, तो वो जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं उनमें क्या होता है, अलग अलग कोशिकाओं के समूह का अलग अलग काम होता है। वहां पर कोई भी एक ऐसा कोशिका नहीं होगा जो हर काम को कर पाए, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होता है। एक कॉलोनी के अंदर जितने साइनोबैक्टीरिया होते हैं, या फिर इस फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया के अंदर जितने भी साइनोबैक्टीरिया के सेल होते हैं, वो सब अपने आप में पूरा कैपेबल होते हैं हर काम को करने के लिए। हर एक कोशिका के पास ये क्षमता है कि वो पूरे ही काम को अकेले कर पाएगा। यहाँ ऐसा नहीं है कि कुछ साइनोबैक्टीरिया का काम अलग होगा, फिर कुछ काम किसी और के पास होगा, फिर कुछ काम किसी और के पास होगा। हर एक साइनोबैक्टीरिया अपने आप में ये सक्षम है पूरे काम को करने के लिए। जबकि जो एक बहुकोश के जीव होते हैं वहां पर ऐसा नहीं होता है, वहां पर हर कोशिका सक्षम नहीं होता है कि पूरे काम को वो कर पाए, इसलिए वहां कामों का बंटवारा होता है, अलग अलग काम अलग अलग कोशिकाओं के समूह के पास होता है। तो आप सिर्फ मल्टी सेलुलर नहीं बोल सकते, यहाँ पर आपको बोलना पड़ेगा मल्टी सेलुलर फिलामेंटस। निम्न में से किसे पृथ्वी पर सफलतम जीवधारियों का समूह माना जाता है? मोस्ट सक्सेसफुल ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ, ये है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया के बारे में कुछ और बातें आप ध्यान में रख सकते हो। प्रकृति के ये पहले ऐसे जीव हैं जो प्रकाश संश्लेषण में यानी कि फोटोसिंथेसिस में जल का इस्तेमाल किया और फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन का उत्सर्जन किया। देखिए, जो भी बैक्टीरिया है जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, यानी कि साइनोबैक्टीरिया को छोड़ करके और भी बैक्टीरिया होते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, लेकिन वो वाटर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। फोटोसिंथेसिस के लिए हाइड्रोजन चाहिए होता है, और हाइड्रोजन के लिए जो साइनोबैक्टीरिया है ये वाटर का इस्तेमाल करते हैं, और क्योंकि ये वाटर का इस्तेमाल करते हैं इसीलिए ऑक्सीजन का उत्सर्जन होता है। इनके अलावा अदर जो बैक्टीरिया होते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं वो हाइड्रोजन के लिए वाटर का इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसीलिए वो ऑक्सीजन का भी उत्सर्जन नहीं करते हैं। तो साइनोबैक्टीरिया पहले ऐसे जीव हैं जो फोटोसिंथेसिस करने के लिए वाटर का इस्तेमाल किया और ऑक्सीजन का उत्सर्जन किया, ऑक्सीजन को रिलीज किया। और ऐसा माना जाता है कि वायुमंडल के निर्माण में इनका महत्वपूर्ण योगदान है और ये पृथ्वी के सफलतम जीव माने जाते हैं। प्लूरोनिमोनिया जैसा जीव यानी कि PPLO लाइक ऑर्गेनिज्म, ये कौन है? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा की खोज किसने की? जब माइकोप्लाज्मा की खोज हुई तभी से PPLO कहा जाता था, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म की, कि ये कैटल्स में प्लूरोनिमोनिया रोग उत्पन्न करता है। इसकी खोज करी नोकार्ड एंड रॉक्स ने। तो A और B हमारा आंसर होगा, यहां लिख दो B, ठीक है, A और B। नोकार्ड एंड रॉक्स इन्होंने खोज करी माइकोप्लाज्मा की, लेकिन जब माइकोप्लाज्मा खोजा गया तब PPLO कहा जाता था, बाद में इसका नाम माइकोप्लाज्मा रखा नोवक ने। एक्टिनोमाइसिटीज की संरचना मिलती है। एक्टिनोमाइसिटीज भी हमारे किंगडम मोनेरा के ही मेंबर है, ये भी बैक्टीरिया है, और इनकी जो संरचना है वो मिलती है फंजाई से यानी कि कवक से। एक्टिनोमाइसिटीज का प्रयोग किया जाता है, एक्टिनोमाइसिटीज का प्रयोग किया जाता है एंटीबायोटिक्स बनाने में, हर्बिसाइड के रूप में, फंजीसाइड के रूप में। तो ऑल ऑफ दीज हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो एक्टिनोमाइसिटीज का ये उपयोग आप ध्यान में रख सकते हो। पृथ्वी पर सर्वप्रथम किस जीव ने प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस करके ऑक्सीजन का उत्पादन किया? यह है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया हाइड्रोजन के स्रोत के रूप में किसका उपयोग करते हैं? ठीक है, किसका उपयोग करते हैं यहां पर ये काट दो। साइनोबैक्टीरिया यूज डैश एज अ सोर्स ऑफ हाइड्रोजन वाटर, ठीक है, जल का इस्तेमाल करते हैं इसीलिए ऑक्सीजन को ये उत्पन्न करते हैं। डैश एक साइनो जीवाणु में अनुपस्थित होता है, इनमें से कौन है जो एक साइनोबैक्टीरिया में अब्सेंट होता है? साइनोबैक्टीरिया के पास सेल वॉल है, साइनोबैक्टीरिया के पास राइबोसोम है, साइनोबैक्टीरिया के पास DNA है, फ्लैजला नहीं होता है।
तो सी हमारा राइट आंसर। साइनोबैक्टीरिया प्रायः प्रदूषित जल में, साइनोबैक्टीरिया प्रायः प्रदूषित जल में वो तेजी के साथ जनन करते हैं, तेजी से प्रजनन करते हैं, यानी कि तेजी से फलते फूलते हैं और बनाते हैं अलगल ब्लूम्स। ठीक है, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये अलगल ब्लूम्स बनाते हैं पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज में। लाल सागर का लाल रंग डैश नामक साइनोबैक्टीरिया के कारण होता है। इनमें से कौन सा साइनोबैक्टीरिया है जिसके कारण रेड कलर होता है रेड सी का? यह है ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम। ठीक है, यहां पर सही कर देना, ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम। तो ये जो ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम है ये साइनोबैक्टीरिया है, यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी है। और ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी है ये रेड कलर देता है, ये रेड कलर का दिखता है, रेड कलर का एपियर होता है। तो बताइए आप कि कौन सा पिगमेंट, जो मैंने 3 पिगमेंट्स बताए आपको, फाइकोसाइनिन, फाइकोएरिथ्रिन और क्लोरोफिल, कौन सा ज्यादा होगा? फाइकोएरिथ्रिन। ये वाला पिगमेंट इसमें ज्यादा होगा क्योंकि ये ब्लू ग्रीन एल्गी को रेड कलर देता है। तो ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम इसका राइट आंसर सी। साइनोबैक्टीरिया में जनन की विधि नहीं है। साइनोबैक्टीरिया में लैंगिक जनन नहीं होती है, बाकी फिजन, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन ये सारे के सारे होते हैं, लेकिन लैंगिक जनन नहीं होती है। साइनोबैक्टीरिया में उपस्थित होता है। साइनोबैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं मिलेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं मिलेगा, गोल्जी अपैरेटस नहीं मिलेगा, राइबोसोम मिलेगा। और ये सारे के सारे, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपैरेटस, ये सब आपको किंगडम मोनेडा में नहीं मिलता है। यानी किंगडम मोनेडा के अंदर कोई सा भी मेंबर उठा लो, आपको किसी में भी ये सब नहीं दिखेगा। तो ये हमारा इस चैप्टर का पार्ट 2 यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले पार्ट में जल्द ही। थैंक यू सो मच।